A very special good morning to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिस्मथ आवर्त सारणी में पांचवें समूह यानी फिफ्थ ए समूह में उपस्थित है। इसके परमाणु में से एक बीटा कण के उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करीब 3 से 4 बार सॉल्व करवाया हुआ है और जब मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ाया था वहां भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था और पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि बिस्मथ आवर्त सारणी में पांचवें समूह यानी फिफ्थ ए समूह में उपस्थित है। यानी जो बिस्मथ है ये कहां पे उपस्थित है आवर्त सारणी में, ये उपस्थित है फिफ्थ ए समूह में। ये मैंने यहां पे सबसे पहले लिख दिया जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे कंडीशन दी है कि इसके परमाणु में से एक बीटा कण के उत्सर्जित होने पर, यानी इसके परमाणु में से क्या हो रहा है, एक बीटा कण यहां पे उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, उत्सर्जित हो रहा है। तो यही लिखा है कि इसके परमाणु में से एक बीटा कण के उत्सर्जित होने पर बनने वाला नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। यानी जब यहां से बीटा कण उत्सर्जित हो जाएगा, एक बीटा कण उत्सर्जित हो जाएगा तो बनने वाला नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा ये हमें यहां पे बताना है। तो हम यहां पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सोडी समूह विस्थापन नियम। तो सोडी समूह विस्थापन नियम ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है जब मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ाया था। अब यहां पे बीटा कण की बात हो रही है तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो सोडी समूह विस्थापन के नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव परमाणु में से एक बीटा कण के उत्सर्जित होने पर प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाईं ओर चला जाता है, यानी एक स्थान दाहिनी ओर चला जाता है। अब यहां पे एक बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है और मैंने आपको क्या बताया कि सोडी समूह विस्थापन के नियम के अनुसार किसी रेडियो एक्टिव परमाणु में से एक बीटा कण के उत्सर्जित होने पर प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में मूल परमाणु से एक स्थान दाहिनी ओर यानी एक स्थान दाईं ओर चला जाता है। पहले कहां पे था, फिफ्थ ए समूह में था। एक बीटा कण यहां पे उत्सर्जित हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये एक स्थान दाईं ओर यानी एक स्थान दाहिनी ओर चला जाएगा, यानी फिफ्थ ए से ये चला जाएगा सिक्स्थ ए में और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिक्स्थ ए कहां पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे सोडी समूह विस्थापन नियम यूज हुआ है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, अरिहंत की बुक का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविटी यानी रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में जाइएगा, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। तो देखिए सोडी समूह विस्थापन के नियम के अनुसार यहां पे एक बीटा कण के उत्सर्जन पर प्राप्त नया परमाणु आवर्त सारणी में एक स्थान दाईं ओर स्थित होता है, यानी एक स्थान दाहिनी ओर। अब यहां पे बिस्मथ पांचवें समूह में उपस्थित है तो जो नया परमाणु हमें मिलेगा, नया परमाणु प्राप्त होगा वो छठे समूह यानी सिक्स्थ ए में उपस्थित होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे बीटा कण की बात हो रही थी।
अल्फा कण से रिलेटेड भी आपसे यहां पे पूछा जा सकता है। तो अल्फा कण के लिए अलग कॉन्सेप्ट होता है और अल्फा कण वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। आप रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और अल्फा कण से रिलेटेड भी मैं आपको एक क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवा दूंगा फिर से, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां पे दिया है कि पोटेशियम क्लोरेट के अणु भार की गणना कीजिए। यहां पे क्या पूछा गया? पोटेशियम क्लोरेट के अणु भार की गणना कीजिए। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको यहां पे पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पोटेशियम क्लोरेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है KClO3। ये होता है पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला। अब इसका अणु भार निकालना है। अब देखिए पोटेशियम क्लोरेट में सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है? K लिखा है। K से मतलब हमारा किससे होता है? पोटेशियम से होता है। और पोटेशियम का अणु भार या फिर आप बोल सकते हैं परमाणु भार कितना होता है? तो ये होता है 39 यानी 39 होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे Cl लिखा। Cl से हमारा मतलब किससे होता है? क्लोरीन से होता है। तो क्लोरीन का जो अणु भार या फिर आप बोल सकते हैं परमाणु भार होता है वो कितना होता है? वो होता है 35.5 होता है। तो ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे O3 लिखा। O से मतलब ऑक्सीजन से होता है और ऑक्सीजन का जो अणु भार होता है या फिर आप बोल सकते हैं परमाणु भार वो कितना होता है? 16 होता है। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 48 मिलेगा। यानी O3 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं 48। तो ये मैंने 48 लिख दिया और इन सब को अब क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। बस आपको ऐड कर लेना है। जब आप इसे ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा? ऐड करने पर आपको मिलेगा 122.5 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 122.5 कहां पे दिया है? ये कहीं नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। पोटेशियम क्लोरेट अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए जो पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला लिखा, हमें यहाँ पे सबसे पहले पोटेशियम का अणु भार यानी परमाणु भार ये पता होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर सबको ऐड करके सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 122.5 मिला हुआ जो कि ऑप्शन में था नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते, ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 और 2010 लगातार। फिर इसके बाद से नहीं पूछा गया तो हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन यहां पे क्या है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको करीब 4 से 5 बार सॉल्व कराया है और जब चैप्टर पढ़ाया था पेरियोडिक टेबल वाला वहां भी सॉल्व करवाया हुआ था। अब देखिए यहां पे एक एटॉमिक नंबर हमें दे दिया गया है, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एटॉमिक नंबर 17 यहां पे हमें दिया हुआ है। चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। और एटॉमिक नंबर 17 ये होता किसका है? ये होता है क्लोरीन का। क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या मिलेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लीजिए। देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12, 5 की जरूरत और है क्योंकि 17 यहां पे परमाणु क्रमांक है। तो यहां तक कितना हो गया? 2 2 4 6 4 10 2 12 यानी 5 इलेक्ट्रॉन और, यानी लास्ट में क्या आएगा? 3p5 आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 हैं तो ये 2। फिर इसके बाद दूसरे में 2s2 और 2p6 यानी 2 और 6 8 ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तीसरे में देखिए
3s2 और 3p5 यानी 2 और 5 यहां पे 7 हो जाएगा। तो जर्नल फॉर्म में हमने लिखा यहां पे क्या मिला 2,8 और 7, ये क्या मिला हमें यहां पे जो एटॉमिक नंबर 17 दिया था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कर लिया जो कि क्लोरीन का होता है। अब हमें यहां पे आवर्त सारणी में स्थान बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे कोषों की संख्या कितनी है, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है और ये तीसरा कोष है, यानी कोषों की संख्या यहां पे कितनी है, कोषों की संख्या यहां पे 3 है। कितनी? 3। जो कोष यहां पे है कितने हैं, कोष यहां पे 3 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ये जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 17 वाला ये तीसरे आवर्त का तत्व है, यानी आवर्त हमें यहां पे पता चल चुका है। आवर्त कौन सा होगा, आवर्त यहां पे होगा तीसरा। रोमन में हम इसे ऐसे लिखते हैं, यहां पे साइड में लिखा हुआ है। अब ऑप्शन में देखिए तीसरा आवर्त कहां पे दिया है, केवल एक ही ऑप्शन में यहां पे दिया हुआ है, ये देखिए तीसरा आवर्त, और फिर इसके बाद वर्ग आपका यही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन में यहां पे तीसरा आवर्त दिया हुआ है। अब वर्ग कैसे डिसाइड करते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अब देखिए वर्ग डिसाइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे देखिए जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 2,8,7 ये मिला था। अब देखिए बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहां पे बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है, यानी जो वर्ग हो जाएगा, वर्ग क्या हो जाएगा 7। 7 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये 7वां वर्ग हो जाएगा। तो कहां पे दिया हुआ है, देखिए इसी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया, जर्नल फॉर्म में लिखा, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे कोषों की संख्या देखी। देखिए ये एक पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष, 3 कोष थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीसरे आवर्त का तत्व हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे वर्ग बताना था या फिर आप इसे समूह भी बोल सकते हैं। तो हमने वर्ग कैसे डिसाइड किया, बाह्यतम कोष में देखा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या हो जाएगा वर्ग या फिर आप समूह बोल सकते हैं। तो 7 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, और 3 को ऐसे, तो यहाँ पे तीसरा आवर्त और 7वां वर्ग हो जाएगा या फिर आप समूह बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, 17 की जगह 18, 19, 20, 21 या फिर इससे बड़ा एटॉमिक नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 30 है। अब देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या लिखा है, परमाणु संख्या से मतलब हमारा क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक से हो जाएगा। चाहे आप परमाणु क्रमांक बोलिए चाहे परमाणु संख्या बोलिए, बात एक ही होती है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक तत्व की परमाणु संख्या या फिर एक तत्व का परमाणु क्रमांक यहाँ पे 30 है तथा इसका परमाणु भार 65 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2000 में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया कि एक तत्व की परमाणु संख्या या फिर आप इसे बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर कितना दिया है, ये हमें दिया हुआ है 30, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा हुआ तथा इसका परमाणु भार, परमाणु भार कितना दिया है, परमाणु भार जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक वेट, कितना दिया 65 दिया है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। फिर पूछा गया कि तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या को निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए मैंने आपको एक रिलेशन बताया हुआ था जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, वहां पे मैंने आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक बराबर या फिर आप बोल सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या फिर आप बोल सकते हैं परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अब यहां पे जो दिया है एक तत्व की परमाणु संख्या यानी जो परमाणु क्रमांक है वो कितना दिया है 30 है। जब परमाणु क्रमांक 30 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी
30 ही होगी, क्योंकि रिलेशन मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, जब परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक 30 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 30 ही होगी। ये हमें एक चीज पता चल गई, प्रोटॉनों की संख्या हमने यहां पे निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर यहां पे हो जाएगा परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार जो दिया है, परमाणु भार में से हम क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे जो यहां पे परमाणु संख्या दी है यानी परमाणु क्रमांक। बस यही करना है, परमाणु संख्या को हम यहां से लेस कर देंगे और हमें यहां पे मिल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें यहां पे मिल जाएगी। तो देखिए परमाणु भार कितना दिया है, 65 दिया है ना। 65 में से हमें क्या लेस करना, जो परमाणु संख्या यानी जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 30 है। तो 65 में से 30 को आप लेस कर दीजिए, आपको मिलेगा 35 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या मिल जाएगी, 35 और प्रोटॉनों की संख्या 30। तो प्रोटॉनों की संख्या हमें क्या मिली, 30 और न्यूट्रॉनों की संख्या मिली 35। तो 30 और 35 ये ऑप्शन में कहां पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। बस रिलेशन आपको पता होना चाहिए, बड़े आसानी से आप इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहां पे है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले कालगन का सूत्र है। यहां पे देखिए कालगन लिखा है या फिर आपको ऐसे कैलगन भी लिखा हुआ मिल सकता है। कैसे, ऐसे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं साइड में, कैलगन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश में भी इसे हम कैलगन ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन 2 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में आया है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2000, फिर इसके बाद 2002 में, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग होने वाले कालगन या फिर आप बोल सकते हैं कैलगन का सूत्र है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा Na6P6O18। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही होता है कालगन का सूत्र या फिर आप बोल सकते हैं कैलगन। ठीक है, कैलगन, ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया हुआ है। अब यही फॉर्मूला आपको दूसरे तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है NaPO3 और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे आपका लिखा हुआ होता है 6। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए क्या होता है, देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो 6 होता है ये देखिए पूरे पे लगा हुआ है 6, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पूरा ब्रैकेट लगा है फिर 6 लिखा हुआ है। तो क्या होता है, देखिए ये 6 है पहले, फिर क्या हो जाता है Na6 हो जाता है, ये 6 अंदर आता है तो क्या होता है Na6 हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे P था तो P यहाँ भी 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे O3 और फिर 6 है, 6 की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। O तो रहेगा ही और 18 हो जाएगा। तो इसी तरीके से दूसरे तरीके से हम लिख देते हैं। तो 2 तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में। ये वाला हो गया Na6P6O18 और या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है NaPO3 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा होता है और बाहर लिखा हुआ होता है 6, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो सेम यही वाला लिखा रहेगा जो मैंने आपको बताया है, लेकिन दोनों तरीके से पढ़ लेना है। देखिए दोनों तरीके से इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 तरीके से आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे।
एक तरफ यहाँ पे अयस्क लिखे हुए हैं और उनके फॉर्मूले एक तरफ यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसमें से एक मिलान आपका गलत है, वही बताना है कौन सा मिलान गलत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो बोरेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए फॉर्मूला इसका होता है Na2B4O7.10H2O, ये होता है बोरेक्स का फॉर्मूला। लेकिन यहां पे क्या लिखा है Na2, फिर इसके बाद B6 लिखा, B6 नहीं B4 होना चाहिए, फिर इसके बाद O8 लिखा है, O8 नहीं O7 होना चाहिए, और फिर इसके बाद .10H2O, ये तो होता ही है। तो जो ऑप्शन सी वाला है बोरेक्स, ये वाला मिलान यहाँ पे क्या है, ये मिलान यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O होता है, ना कि Na2B6O8.10H2O, ये नहीं होता। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, मैलेकाइट दिया है। मैलेकाइट का फॉर्मूला क्या लिखा है, CuOH का होल ट्वाइस .CuCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। या फिर इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मुझसे एक स्टूडेंट ने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, उसी क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए मैलेकाइट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा CuOH का होल ट्वाइस .CuCO3, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए Cu यहां भी है, Cu यहां भी है, कितनी बार Cu है, 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं Cu2, ये लिख दिया। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद देखिए ये Cu 2 बार था, इसलिए Cu2 लिख दिया। फिर उसके बाद यहां पे क्या बचा, उसके बाद यहां पे बचा ये CO3, तो मैं यहां पे लिख देता हूं CO3, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब कौन सा पार्ट बचा हुआ है, केवल बचा है OH का होल ट्वाइस, तो डॉट लगाऊंगा, फिर यहां पे लिख दूंगा OH का होल ट्वाइस। तो ऐसे भी इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ था, उनको थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। उन्होंने कहा कि सर आपने मैलेकाइट का फॉर्मूला ये बताया हुआ है CuOH का होल ट्वाइस .CuCO3, और उन्होंने ये वाला भी पढ़ लिया कि Cu2CO3 .OH का होल ट्वाइस ये भी होता है, तो इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। ठीक है, वो स्टूडेंट जो थे वो कंफ्यूज हो गए, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दे रहा हूं। तो आई होप आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए जो Cu ये 2 बार था, तो इसको मैंने लिख दिया Cu2। ठीक है, फिर इसके बाद CO3 यहां पे बचा हुआ था, CO3 लिखा डॉट, फिर OH का होल ट्वाइस, ये ऐसे हो गया। तो आई होप यहां पे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एक स्टूडेंट ने मुझसे कमेंट करके पूछा हुआ था, इसीलिए ये मैंने यहां पे डिटेल में समझा दिया। फिर इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है फेल्सपार। फेल्सपार फॉर्मूला Na3AlSi3O8, बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला यहाँ पे सही है, फेल्सपार का फॉर्मूला यही होता है। फिर लाइम स्टोन यहाँ पे लिखा हुआ CaCO3, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी वाला जो था यहाँ पे ये गलत मिलान था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एसिटिलीन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 होता है, आप सबको पता है। अब कैसे रिएक्शन होगी, रिएक्शन आपको समझना है। क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस। अब कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2, ये लिखेंगे, प्लस इसके बाद यहां पे जल की बात हो रही है तो रिएक्शन होगी, तो यहां पे 2H2O, ये लिखेंगे। जब रिएक्शन होगी तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, C2H2। ठीक है, ये हमारी गैस है C2H2, फिर इसके बाद प्लस CaOH का होल ट्वाइस,
ये हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये पूरी रिएक्शन है जो यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे C2H2 यानी एसिटिलीन है, यानी CaC2 प्लस 2H2O गिव्स C2H2 प्लस CaOH का होल ट्वाइस। तो गैस जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो क्या है, C2H2 है। देखिए सिंबल भी मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं जो रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और जो इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, इनको प्रिपेयर करते हुए चलिएगा। यहां से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। यहाँ पे कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 से 4 बार कराया है और एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिटुमेनी कोयले में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है 65%। तो 65 कहां पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीधे सीधे आपको ये क्वेश्चन लर्न करना है, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है ना कोई कॉन्सेप्ट है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 65%। सिंपल सा क्वेश्चन ना। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2007 में पूछा गया, रिपीट हो सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि ड्यूमा विधि प्रयोग की जाती है। देखिए ड्यूमा एक प्रोसेस होती है, ड्यूमा विधि ये प्रयोग की जाती है। 4 ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो ड्यूमा प्रोसेस होती है, ड्यूमा विधि होती है, ये प्रयोग की जाती है नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूमा विधि के द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशत की गणना की जाती है। ध्यान रखिएगा जो ड्यूमा विधि है इसके द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशतता की गणना की जाती है और इस विधि के द्वारा नाइट्रोजन का मात्रात्मक आकलन किया जाता है। मात्रात्मक आकलन किया जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा के अनुमान के लिए जो ड्यूमा विधि होती है इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है और रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है, एक बार पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 1997, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 1997 में ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 इसका करेक्ट आंसर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो होगा मेथेन यानी CH4। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन करके डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए क्या लिखा है, निर्जल सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से बनती है। देखिए रिएक्शन 2 तरीके से होती है, दोनों तरीकों से मैं आपको अभी समझा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। देखिए निर्जल सोडियम एसीटेट की बात हो रही है तो यहां पे हम लिखेंगे CH3COONA, ये मैंने यहां पे लिखा। फिर प्लस यहां पे क्या बात हो रही है, सोडा लाइम के मिश्रण को। देखिए सोडा लाइम का मिश्रण, इसको हम लिखते कैसे, इसको हम लिखते हैं देखिए NaOH प्लस CaO, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद हमें यहां पे क्या मिलेगा, रिएक्शन होने के बाद हमें मिलेगा CH4 प्लस Na2CO3। तो ये CH4 यानी हमें यहां पे क्या मिल रहा है, मेथेन ना मिल रही है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे CH4 ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे CH3COONA लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे
H3NaO2। देखिए फॉर्मूले को इधर उधर कर दिया जाता है, ठीक है, कई तरीके से आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये पहला तरीका मैंने आपको यहाँ पे बताया है। यही रिएक्शन आपको दूसरे तरीके से भी लिखी हुई मिल सकती है। चलिए दूसरा तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए CH3, ठीक है, CH3 COO ये मैंने यहाँ पे लिखा, प्लस उसके बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा NaOH, फिर इसके बाद यहाँ पे एरो का साइन लगाया और फिर CaO आपको यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। CaO जो है ये ऊपर लिखा हुआ मिलता है। अभी नीचे हमने क्या किया था, NaOH लिखा था और प्लस CaO कर दिया था, वो भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए CaO मैंने ऊपर लिखा और गर्म करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गर्म करने पर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा CH4 ये और प्लस Na2CO3। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दो तरीके से आप रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था CH3COONA ये लिखा हुआ था, फिर इसके बाद प्लस NaOH, फिर इसके बाद प्लस CaO, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोडा लाइम की बात हो रही थी। सोडा लाइम मिश्रण किसका किसका होता है, NaOH प्लस CaO का होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लिख दिया था और फिर इसके बाद रिएक्शन हमने करवाई थी गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर तब भी आपको सेम यही मिलेगा। चाहे आप ऊपर वाले तरीके से लिखे चाहे नीचे वाले तरीके से लिखे, बात एक ही होगी। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका मेथेन यानी CH4 आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने सॉल्व पेपर लिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व पेपर जरूर लिया होगा, तो मैं आपको बता दूं आप क्या कीजिएगा, जो पुराने पेपर्स आपके हैं, ठीक है, जो 1996 का है, 1997 का है, ठीक है, यहां से स्टार्ट कीजिए और 2007 तक के यहां तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले आइए। देखिए फिजिक्स के, केमिस्ट्री की, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, जो पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जो क्वेश्चन आपका 2006 में 2004 में पूछा गया, वहां से आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। और ये सब क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा ही रहा हूं। अगर आपके पास सॉल्व पेपर नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको क्वेश्चंस करवा ही रहा हूं, यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास है तो आप प्रैक्टिस करिए, वहां के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।